कि थोड़ा सा उस देश के बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी सी आप ज्योग्राफिकल यानी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक जो उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा देखना चाहिए, क्या उसका सामाजिक स्ट्रक्चर है। तो ये सब बातें क्या करती है ना, थोड़ा सा किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए क्या करती है, मायने करती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम पहले म्यांमार के बारे में, तो पहले हम लोग म्यांमार के बारे में चर्चा करते हैं, म्यांमार के बारे में। दोस्तों ये है आपका म्यांमार, आप छोटा सा कंट्री देख रहे होंगे। बेटा ये आपका म्यांमार, ये जो मैं आपका बना रहा हूं, ये म्यांमार ग्रीन कंट्री है ना, ग्रीन कलर का। ये बांग्लादेश यहां पर, एटीन सेंचुरी में म्यांमार को भारत से मिला लिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा भारत का हिस्सा बना दिया गया था, पार्ट बना दिया गया था। फिर बाद में 1935 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। उस समय इसका नाम था बर्मा, उस समय इसको कहा करते थे बर्मा, कहा करते थे बर्मा। ये बांग्लादेश। पहले क्या था कि अगर हम 1935 से पहले की बात करें और 1947 से पहले की बात करें, तो जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको लेकर कोई इश्यू नहीं था। नॉर्थ ईस्ट इजीली यहाँ से क्या था, ट्रेड हो जाता था, विकास हो जाता था। यहाँ से सब कुछ उसको, यानी कि जो पूरा ये बेल्ट है, इसको कोई भी इश्यू नहीं था। म्यांमार के थ्रू ट्रेड हो जाता था, ओशन बंगाल की भी बंगाल के थ्रू हो जाता था, यहाँ से तो यहाँ भी पहुंच जाता था, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं थी। लेकिन जैसे 35 में ये अलग हुआ, 47 में ये अलग हुआ, तो जो इसकी कनेक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्ट की हमारे साथ है, वो ये बहुत छोटी सी कनेक्टिविटी, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमारा कनेक्ट हुआ, जिसकी तकरीबन जो विड्थ है वो आपकी क्या है, करीब आपकी 18 किलोमीटर आपकी क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है। इस वजह से क्या हो जाता है कि चाहे हम म्यांमार की बात करें और चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, भारत के लिए हमारी चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक बात करें नॉर्थ ईस्ट के लिए, जियो स्ट्रेटेजिक बात करें नॉर्थ ईस्ट के लिए, चाहे आपका जियो पॉलिटिक्स के रूप में बात करें, दोनों ही तरीके से हमारे लिए क्या होता है, जियो इकोनॉमी में हम बात करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो म्यांमार हो, दोनों ही क्या हो जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। जब मैं बात बोलता हूं कि सिक्योरिटी के लिए, यानी कि हम लोग बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक की हम बात करते हैं, तो बात यह है दोस्तों कि अगर हम यहां पे जब चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर हमसे अलग हो जाता है, कनेक्ट अलग हो जाता है, तो इजीली क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हमसे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका चीन के नजदीक है, आप देख रहे हैं चीन के नजदीक है, ये आपका सिक्किम है, ये भूटान है, नेपाल है, ये चीन है, चीन के नजदीक है। चीन इजीली इसको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। अगर इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे ना हो, तो चीन के लिए ये अलग करना और ज्यादा सरल हो जाता है। नेपाल के साथ तो आपको मैंने बताया था कि चीन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, भूटान हमारे साथ में है, लेकिन भूटान भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है। म्यांमार में भी चीन के क्या है, कदम है, फुटप्रिंट है। बांग्लादेश के अंदर भी चीन के क्या फुटप्रिंट है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी क्या हो जाता है, हमारे लिए क्या होता है, मुख्य हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी, क्योंकि कनेक्टिविटी का इश्यू है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, ये एक तरह से लैंड लॉक की तरह से है, यानी कि भूमि आबद्ध क्षेत्र की तरह से है। तो उसके विकास के लिए भी हमको क्या, इन दोनों देशों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं,
तो जब मैं कहता हूं कि चीन की यहां पर भी फुटप्रिंट है, चीन का यहां भी फुटप्रिंट है, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारी विदेश नीति पर क्या कर रही, प्रभाव डाल रही है। क्यों डाल रही है? म्यांमार एक ऐसा देश है जो ओशियन और लैंड बाउंड्री हमसे दोनों क्या करता है, शेयर करता है। मात्र एक ही हमारा पड़ोसी है जो हमारे साथ ओशियन और क्या करता है, लैंड बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। हम जानते हैं कि हमारा जो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर आपको एक समस्या देखने को मिलेगी भारत की। वो समस्या क्या है बेटा, आप नाम सुना होगा, इंसर्जेंसी। और जिसे बहुत सारे क्या आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि आपके उग्रवादी क्या है, समूह हैं। और यहाँ पे बहुत सारी डिमांड है, बोडोलैंड, नागालैंड है ना, आपका गोरखालैंड, बहुत सारी मांग है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर डिमांड भी, जिसका नाम है वृद्ध नागालैंड। क्या नाम है? वृद्ध नागालैंड। तो जब हम वृद्ध नागालैंड की बात करते हैं तो म्यांमार का यहाँ पे बेटा क्या है, आपका एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम है सगाइंग स्टेट। ये स्टेट का नाम है सगाइंग, सगाइंग। सगाइंग स्टेट। सगाइंग स्टेट के अंदर नागा बहुत ही क्या है, सक्रिय है, नागा। और नागा का एक ग्रुप है जिसका नाम है NSCN। इसके दो टुकड़े हो गए थे बाद में। स्टार्टिंग में तो NSCN एक हुआ करता था, लेकिन बाद में दो पार्ट हो गए थे। तो एक तो है खापलांग और एक है NSCNIM। NSCN के यानी कि खापलांग और NSCNIM यानी कि इसाक मोहिवा। जो ये इसाक मोहिवा है, इस वाले ग्रुप ने 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया था। बीच में एग्रीमेंट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और आपका NSCNIM के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, डील हो गई थी। इसमें बहुत सारी इनको छूट भी दी गई है, जैसे फ्लैग की बात करते हैं वो भी दिया गया है। इसको लेकर कुछ लोग क्वेश्चंस उठाते हैं कि भाई आपने नागा को तो फ्लैग दे दिया, और अगर जम्मू कश्मीर फ्लैग बनाते हैं तो आप उसको मना करते हैं, आपने यहाँ पे क्यों फ्लैग दी, यहाँ पे देना नहीं चाहिए था। उससे क्या क्वेश्चन रेज होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उसने सरेंडर किया। सरेंडर के ऊपर मुझे एक मूवी याद आती है, अभी रिसेंटली आई थी, आयुष्मान खुराना की अनेक। तो उस अनेक मूवी में यही चीज दिखाई गई, ये चीज बताई गई कि किस प्रकार से क्या हुआ है, ये मैनेज किया गया, ये मेंटेन किया गया। उस मूवी पूरे दिखाई कैसे समझौता हुआ था। लेकिन ये खापलांग ग्रुप अभी भी क्या है, एक्टिव है बच्चों। ये खापलांग ग्रुप अभी भी एक्टिव है। और ये खापलांग ग्रुप भारत के नॉर्थ ईस्ट के इस बेल्ट में और साथ में म्यांमार के इस बेल्ट में क्या एक्टिव, जो मैंने आपको खींचा। और यहीं पर ये मांग करते हैं वृद्ध नागालैंड की। तो नागा आपके म्यांमार में भी है, और नागा आपके कहां पर है, नागा एक ट्राइब की तरफ से है, बल्कि ट्राइब ना क्या कहिए कि एक एथनिसिटी है, एक पहचान है। तो उस पहचान की तरह क्या था, नागा यहाँ पर एक्टिव है। जो नागा आपको यहाँ पे एक्टिव मिलेंगे, यानी कि नागा की जहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं नागा के ऊपर आप देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। एक मूवी देखी होगी आपने, उरी शायद मूवी आई थी, उरी का सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले ही इस बेल्ट के अंदर क्या होता है, आपका सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया था कि यहाँ पर भी इंडियन फोर्सेस ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। किसके अंदर, आपका खापलांग के ऊपर। और ये म्यांमार में जाके हमने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, यानी कि म्यांमार में घुसे और जाके मारा। पाकिस्तान वाले सर्जिकल स्ट्राइक में और म्यांमार वाले सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर ये था कि पाकिस्तान वाले में पाकिस्तान गवर्नमेंट का समर्थन नहीं था, सपोर्ट नहीं था। लेकिन म्यांमार वाले में क्या था, म्यांमार गवर्नमेंट का डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन साइलेंटली क्या था, समर्थन था। यानी कि पूरा इसका समर्थन दिया गया था। जिस समय म्यांमार से हमारे संबंध खराब थे, अब ध्यान सुनते रहिए बेटे बातों को, जिस समय हमारे म्यांमार से संबंध खराब थे, म्यांमार के साथ अगर हमारे संबंधों की खराबी की बात करें तो तकरीबन 1962 से लेके 1990 तक हमारे संबंध क्या रहे थे, म्यांमार से खराब रहे थे। जब 90 के बाद हमने क्या किया, अपने रिलेशंस को प्रैग्मेटिव किया या संबंधों को अच्छे बनाने का प्रयास किया, तो हमने म्यांमार के साथ भी दोस्तों क्या किया, अच्छे रिलेशंस को, अच्छे संबंधों को क्या किया, निर्माण किया, बनाया। उसका परिणाम ये निकला कि म्यांमार ने, नहीं तो 1962 से लेकर 90 के बीच में म्यांमार ने क्या किया हुआ था
कि जो उसका ये सगाइंग एरिया था, ये नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं उनके लिए फ्री किया हुआ था कि तुम इंडिया में जाओ, कुछ भी गड़बड़ी करो, इंडिया में मारो और मारकर यहां पर आके क्या हो जाओ, छिप जाओ, कोई इशू नहीं है। आप यहां पर अपने कैंपिंग चलाओ, यहां पर अपना ट्रेनिंग करो और इंडिया में जाओ, मारो, हमें कोई इशू नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, हमेशा समर्थन देंगे, आपको हम क्या देंगे, साथ देंगे। तो इस तरह की स्थिति क्या थी, 1962 से लेकर 90 तक के बीच में पूरा म्यांमार के द्वारा हमारे इस बेल्ट को क्या समर्थन दिया गया था, सपोर्ट किया गया था। दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं कि हाँ, समर्थन दिया गया था। लेकिन जब हमारे म्यांमार के साथ बेटर रिलेशन बनने शुरू हुए तो 2009 से म्यांमार ने इस सगाइंग एरिया को बैन कर दिया है कि भारत के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी इस एरिया में नहीं होगी। लेकिन लगातार हो रही थी। बांग्लादेश, म्यांमार जो था चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था कि हम कैसे भी करें रोक पाए, रोक नहीं पा रहा था। ना रोकने का मुख्य कारण क्या था, ये जो पूरा बॉर्डर है ये पोरस बॉर्डर है। अगर हम पोरस बॉर्डर की बात करते हैं तो पोरस बॉर्डर वो होता है जिसका अभी तक क्या ना गया हो, सीमांकन ठीक से ना हो पाया हो। और सीमांकन ना होने की बहुत सारी वजह है, यानी कि एक सही तरीके से यहाँ पे अभी तक हमारी बाउंड्री जो है वो सही तरीके से डिटरमाइन नहीं हो पाई है, खींच नहीं पाई है। उसकी बहुत सारे कारण है, बहुत सारी वजह हैं। जैसे एक तो वजह है कि ज्योग्राफिकल बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर बहुत डेंस है ना, बहुत ही हैवी डेंसिटी वाले क्या आपके फॉरेस्ट हैं, रिवर हैं। इसके अलावा जो वहां पर जो एक इथनिक ग्रुप है उनके आपस में रिलेशंस होना, लाइन तो आपने खींच दी, देश तो अलग हो गए, लेकिन वो नागा ग्रुप के बीच में क्या हो गई, लाइन हो गई। जैसी लाइन ब्रिटिश ने खींची थी किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जोड़न लाइन, वैसी लाइन ब्रिटिश ने यहां पर नागा के बीच में भी खींची थी। तो नागा की कनेक्टिविटी, फैमिली कनेक्टिविटी सब कुछ के थ्रू थी। वो आपस में मानते नहीं कि बॉर्डर मानेंगे, कहते हैं तो हमारे क्षेत्र में आना जाना करेंगे। इसको लेकर भी क्या रखा है दोस्तों, समझौता रखा है भारत म्यांमार के बीच में कि अगर आप म्यांमार के अंदर 12 किलोमीटर तक और इंडिया के अंदर 12 किलोमीटर तक आना जाना करते हैं तो आपको किसी तरह का वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि 3 मंथ तक कोई व्यक्ति इधर से आता है, इस वाली बेल्ट से, यानी कि 12 किलोमीटर अंदर से भारत में आता है तो 3 मंथ तक वो आराम से रह सकता है, उसको किसी भी तरह के वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो इजिली क्या मिल गया है, नागा को पास मिला हुआ है, तो वो भी एक बड़ा इशू बनता है किसके लिए, आपका इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए, इंसर्जेंट के लिए। लेकिन जो नागा, ये मत सोचिएगा कि भारत में डिस्टर्बेंस करते हैं, अब वो भारत के अलावा म्यांमार के अंदर भी डिस्टर्बेंस करते हैं। वो कहीं ना कहीं नैतिक और वेपन का या सैन्य समर्थन प्राप्त करते हैं, किससे, चाइना से। क्योंकि चाहे यहाँ की हम बात करें या यहाँ के म्यांमार के नॉर्थ की बात करें, ये सब क्या है, आपके माओइस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वाले, यानी कि जो माओ की आइडियोलॉजी थी उसको मानने वाले हैं। तो चाइना से इनको क्या मिलता है, नैतिक समर्थन मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ? चलिए, तो इनको नैतिक समर्थन और सैन्य समर्थन दोनों ही किससे मिलता है, चाइना से मिलता है, जिसलिए इजीली यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर चीन से भी देखा जाए तो म्यांमार की थोड़ा सा आपको तनाव क्या होगा देखने को मिलता है कि म्यांमार चाइना को ज्यादा लाइक नहीं करता। तो एक तो मैंने कहा इस वजह से, इंफ्लुएंस की वजह से। दूसरा मैंने कहा कि आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में क्या करनी है, कनेक्टिविटी करनी है। नॉर्थ ईस्ट तक आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपकी केवल डिपेंडेंसी या बहुत ही छोटा सा एरिया हो जाता है कनेक्टिविटी के लिए, इसको आपको क्या करना है, फ्री करना है, समाप्त करना है। तो हमने क्या किया कि यहां से कलकत्ता से पहले तो हम यहां पर गए, यहां पर एक आपका क्या है, पोर्ट है म्यांमार का जिसके नाम है सितवे। और सितवे में दोस्तों क्या है कि यहां पर चीन क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन
यानी कि सेज का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सेज बना रहा है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। तो भारत ने म्यांमार के साथ एक समझौता किया जिसे आपने सुना भी होगा, कालादान ट्रांजिट मल्टी रोड, या मतलब आपको क्या दें, कालादान ट्रांजिट मल्टी प्रोजेक्ट। हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या देंगे बेटा, कालादान। तो कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट आपको देखने को मिलेगा, कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट, ये देखने को मिलेगा। यहां से लेके यहां तक आप आए बाय द ओशियन, यहां से फिर एक रिवर है कालादान रिवर, रिवर से बाय बोट और फिर बाय रोड आप भारत में क्या एंट्री कर जाते हैं। तो कई तरीके से, पहले बाय द ओशियन, फिर बाय द रिवर, फिर बाय द रोड, तो फिर इसको बोल दिया मल्टी। और जब ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट का मतलब ये होता है, ट्रांजिट सिंपल सा मतलब ध्यान समझिएगा कि व्यापार के लिए पारागमन करना, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए आपको क्या है ना, पारगमन करना। तो अब इसलिए क्या होता है कि कलकत्ता से किसी भी सामान को हमको भेजना है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस वाले रूट से भेज सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो इससे क्या होगा कि हमारी इस बेल्ट में पहुंचाने में, सामान पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती, इश्यू नहीं होता। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन ये डिस्टेंस बैठता है कि आप देखेंगे जो ये वाला डिस्टेंस है ये करीब आपका 539 या 540 के आसपास किलोमीटर ये बैठता है, तकरीबन 125 के आसपास ये बैठता है, और 135 के आसपास ये बैठता है, बोले ऐसा ही 158। तो यहां से ये आए और यहां से भी ये रिवर से, रिवर फिर बाई रोड, तो ये 158 करीब ये है, और ये 125 करीब ये है, और ये 539 40 के आसपास ये है। तकरीबन ये बैठ जाता है आपका कितना, 600 700 करीब 850 800 किलोमीटर के आसपास बैठ जाता है, 800 किलोमीटर। जबकि कलकत्ता से अगर किसी व्यक्ति को अगरतला आना है, यहाँ पर आना है अगरतला, तो उसको करीब 1600 किलोमीटर क्या करना पड़ता है, दूरी पार करनी पड़ती है, दूरी आपको चलना पड़ता है। तो इससे हो क्या रहा है कि आपका एक लंबा डिस्टेंस बैठ जाता है किसके बीच में, इन बिटवीन। यानी कि आपको अगर आना है तो यहाँ पर आप 800 किलोमीटर या आपका 1600 किलोमीटर हो जा रहा है, तो आपका काफी डिस्टेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, बच जा रहा है। और दूसरी कनेक्टिविटी हो जा रही है, एक तो कनेक्टिविटी इस पर बर्डन कम हो जाता है, एक कनेक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद हम एक कनेक्टिविटी और कर रहे हैं, जो हमने क्या किया है, यहां पर कनेक्टिविटी बनाई है। वो कनेक्टिविटी क्या बनाई है कि यहां नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार तक हम आए, नॉर्थ ईस्ट से कहां पर आए हम लोग बेटा, म्यांमार तक आए। ये रोड पहले 250 किलोमीटर का था और ये सन 2000 में बन गया था, अटल जी की गवर्नमेंट के समय बन गया था। इसका पहले यूज केवल मिलिट्री के लिए होता था, 250 किलोमीटर का जो रोड बना था केवल मिलिट्री यूज के लिए, लेकिन बाद में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। इसको बढ़ा के आगे आपका थाईलैंड तक भी ये पूरा रोड तैयार हो गया पब्लिक के लिए, यहां तक हो गया है। वियतनाम में रोड का काम चल रहा है और बीच में यहाँ पर लाओस से भी बात चल रही है और कंबोडिया से भी, खास तौर से लाओस से लेकर के हम लाओस से ले जाकर वियतनाम। तो ये एक रूट यहाँ बनाया जाए जिससे क्या होगा कि भारत से यहाँ से गाड़ी चली, ट्रक चला, और वो ये रूट होते हुए और सीधा जाकर दक्षिण चीन सागर में गिरेगा। वियतनाम की ये लोकेशन वही लोकेशन है बेटा जिसके हम ऑयल रिफाइनिंग कर रहे हैं, और ये वही एरिया है जिस पर चीन क्या करता है, अपना दावा करता है, दक्षिण चीन सागर। तो कहीं ना कहीं एक तो इससे क्या होगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट को दूसरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक तो कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट हो गया, दूसरा ये वाली कनेक्टिविटी हो गई, और तीसरा हम चीन को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था डायमंड नेकलेस पॉलिसी, यानी कि चीन के नेबर कंट्रीज के साथ बैटल रिलेशन बनाने की नीति। क्लियर। हाँ, तो अब एक चीज आपको बता दूं, हम दोस्तों साथ में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी, यानी कि जो आपका बांग्लादेश है उसके साथ भी कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारी कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल से हो जाए। ये करीब आपका 350 किलोमीटर दोस्तों होगी,
यानी कि जो अभी हमको कलकत्ता से अगरतला आने में 1600 किलोमीटर दूरी पड़ती है, वो भी घट के क्या हो जाएगी, 350 किलोमीटर हो जाएगी। तो फोकस ये है कि यानी कि जो हमारा एक ये नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक की तरह हो जाता है, इसी को ठीक करने की आवश्यकता है। यानी कि उसकी जो लैंड लॉक की स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो इन सब कारणों से क्या है, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजन से बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी रीजन से बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की वजह से बात करें, हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पॉलिटिक्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये चीन का भी क्या है बच्चों, नेबर कंट्री है। चीन भी चाहता है कि हमारे इन्फ्लुएंस में हो, और चीन ज्यादा इंटरेस्टेड है म्यांमार के अंदर, और चीन की संभावनाएं थोड़ा ज्यादा लगती भी हैं क्योंकि म्यांमार के अंदर काफी लंबे समय तक वहां पर जुंटा गवर्नमेंट रही है। आप अगर म्यांमार को देखें तो म्यांमार 1948 में क्या हो गया था दोस्तों, आपका आजाद हो गया था। आपको पता होगा म्यांमार हमसे बाद में आजाद हुआ था। माउंटबेटन हमारे यहाँ पर थे, तो वो माउंटबेटन आपके म्यांमार के क्या थे, गवर्नर जनरल, एक तरह से वायसराय की तरह से हमारे यहाँ पर रह रहे थे, आपको लास्ट में पता होगा। तो म्यांमार हमसे बाद में आजाद हुआ। 1948 से लेके 1962 तक यहाँ पर डेमोक्रेसी रही, तो भारत के साथ संबंध ठीक रहे, अच्छे रहे। लेकिन 1962 में क्या होता है, यहाँ पर जुंटा गवर्नमेंट आती है, और जो आपका 2015 तक मान के चलिए आपका जुंटा गवर्नमेंट रहती है। जुंटा गवर्नमेंट, बेटा वर्ड यूज करना है, जुंटा गवर्नमेंट ही। कई जगह इसको मिलिट्री रूल कह देते हैं, सैनिक शासन कहते हैं, सैनिक सरकार कह देते हैं, लेकिन सैनिक सरकार और जुंटा गवर्नमेंट में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, परवेज मुशर्रफ का जो समय था वो मिलिट्री रूल था, यानी कि पावर का सेंटर किसी एक व्यक्ति में हो जाए तो मिलिट्री रूल होता है। जो मिलिट्री का चीफ होगा, जैसे हमारे यहाँ सीडीएस है, अगर सीडीएस पूरे पावर को होलसेल हाथ में ले ले तो वो केवल मिलिट्री रूल कहलाएगा, सैनिक शासन कहलाएगा, जिसमें एक हायरार्की सिस्टम होगा। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेना के आला अधिकारी होते हैं उनकी पूरी एक कमेटी बनती है। वो कमेटी 2, 4, 5, 6 लोगों की होती है। वो कमेटी क्या करती है, मिलकर क्या करती है, देश का संचालन करती है। तो उसको जुंटा कहा जाता है, यानी कि जो वो एक झुंड की तरह से, तो उसको जुंटा। तो मिलिट्री के जो आला अधिकारी हैं वो सब मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बनाकर क्या करते हैं, देश का संचालन करते हैं। उसको जुंटा गवर्नमेंट कहा जाता है। तो 1962 से लेके 2015 तक वहां पे जुंटा गवर्नमेंट रही। 1962 से लेके 90 तक आप देखेंगे कि भारत और म्यांमार के संबंध क्या रहे, अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कम करते थे, आइडियलिस्टिक बातें ज्यादा करते थे। मैंने कहा था कि 90 के बाद हम थोड़ा क्या होते हैं, प्रैग्मेटिव ज्यादा होते हैं, और हमने जुंटा गवर्नमेंट के साथ भी क्या किया, रिलेशंस को बेटर बनाना शुरू किया। एक वजह और भी थी म्यांमार के अंदर, मैं आपको बता दूं, म्यांमार के अंदर एक चटियार पीपल, चटियार पीपल, जो ये चटियार पीपल थे दोस्तों, ये उस समय जब आपका भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से काफी लोग जाके म्यांमार गए थे ब्रिटिश इरा में। पढ़े लिखे लोग थे, तो वहां पर बिजनेस करने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए ब्रिटिश उनको लेकर गए थे। वो चटियार पीपल यहाँ पे रहते थे, कुछ आपकी उड़ीसा से भी, कुछ आपके यहाँ से गए थे, आपके जो आपकी मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी। ये वहां पर गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब के होने के कारण क्या था कि ये वहां पर क्या, जब ब्रिटिश भी चले गए तो पैसे वाले थे, रिच लोग थे, रिच लोग, यानी कि पैसे वाली कम्युनिटी। जब 1962 में क्या होता है, वहां पर आपका जुंटा गवर्नमेंट आती है, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप ये बोलो, बहुत प्रैक्टिकल सी बात होती है कि आपको अगर अपने देश को जोड़ के रखना है, तो देश को जोड़ के रखने के तरीके क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि देश को जोड़कर रखना है, तो देश को जोड़कर रखने के तरीके क्या होंगे। एक तो तरीका होगा कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर चलें। दूसरा तरीका क्या है कि अपने सारे लोगों को क्या करें, एक साथ जोड़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट क्या करें, नफरत को पैदा कर दे, नफरत को बना दे कि भाई इनकी वजह से क्या आपको दिक्कत हो रही है, आप सब लोग एक हो जाएं, और हम चटियार पीपल अमीर हैं, इनकी वजह से तुम क्या हो, गरीब हो।
तो आप देखिए कि जुंटा गवर्नमेंट ने अपनी लिजिटिमेसी के लिए म्यांमार की जनता के अंदर सारा दोषारोपण दिया कि चटियार पीपल की वजह से म्यांमार में गरीबी है, हम चटियार पीपल की जो लैंड है उसका क्या करेंगे, पूरा जैसे हमारे यहाँ पर होता ना कि आपका जो गवर्नमेंट ले लिया उसका क्या नेशनलाइजेशन कर दिया चटियार पीपल की जमीन का, उनको नौकरी से हटा दिया गया, उनकी नागरिकता छीन ली गई, ये सब काम करना शुरू किया ताकि क्या हो कि जो म्यांमार की लोकल और पॉपुलेशन है उसमें आर्मी की क्या हो पकड़ मजबूत हो। विवश नहीं आ रही है। और ये होता भी अक्सर आप देखते होंगे कि ये कहा भी जाता है कि मान लो आपके 3-4 भाई हैं तो पिताजी क्या करते थे, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं भाई भाई तो पिताजी किसी मोहल्ले में दूसरे एक साथ झगड़ा कर देते थे ताकि वो तीनों भाई क्या हो जाएं, एक साथ हो जाएं और आकर क्या करें उससे लड़े। तो घर की एकता बनाने के लिए बाहर लड़ाई करवा दो। तो चटियार पीपल को काफी तंग किया, परेशान किया। तो जब चटियार पीपल अत्याचार हुए उन्होंने माइग्रेशन भी करना शुरू हुआ। एक ये भी वजह थी कि भारत और म्यांमार के संबंध क्या हो गए, खराब हुए थे। लेकिन 90 प्रैग्मेटिव हुई और भारत ने म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू किए। तो बाद में जब आपका जुंटा गवर्नमेंट रहती है 2015 तक, 90 के बाद से लेकर, तो मैंने भी आपको बताया कि 2009 में सागाइंग जो एरिया था उनका जो प्रोविंस था उसको बैन भी कर दिया था। तो यानी कि हमारे संबंध जुंटा गवर्नमेंट से भी अच्छे हो चुके थे। फिर 2015 में वहां पर डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से स्टैब्लिश हो जाती है, आंग सांग सू की पावर में आती है। हमारे उनके साथ भी क्या थे, बेटर रिलेशन से। लेकिन 2021 में पुनः वहां पर क्या हो जाता है, जुंटा गवर्नमेंट आ जाती है। तो यानी कि देखें 48 से लेके 62 तक वहां पर क्या रहा दोस्तों, आपका डेमोक्रेसी। 62 से लेके 2015 तक जुंटा गवर्नमेंट, 2015 से लेके 2021 तक वहां पर रही डेमोक्रेसी, आंग सांग सू की। और आंग सांग सू की वहां पर स्टेट काउंसलर थी, जस्ट लाइक पीएम, यानी कि पीएम का जो पद है वहां पर उसको स्टेट काउंसलर कहा जाता है। और 2021 में पुनः वहां पर जुंटा गवर्नमेंट आ गई। जब 2021 में जुंटा गवर्नमेंट आई तो भारत ने बहुत ही सीमित सी, बहुत ही नपी तुली क्या दी, अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया थी भारत की? भारत ने सैद्धांतिक कहा, यानी कि प्रिंसिपल हम बात करें, थ्योरेटिकल की बात करें तो प्रिंसिपल लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन जुंटा गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ भारत ने नहीं बोला। तो भारत ने लगातार जुंटा गवर्नमेंट से भी क्या किया, बात करना जारी रखा, बात करना शुरू करी, मतलब बातों को रखा, बात को किसी तरह के संबंध खराब नहीं किए। इसका परिणाम यह है कि जुंटा गवर्नमेंट आज क्या है, हमारे साथ ठीक से बात करती है। हमेशा भारत की विदेश नीति प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी वो कहती है कि देश महत्वपूर्ण है, देश में रहने वाले बाशिंदे महत्वपूर्ण हैं, सरकार का तो क्या है, सरकार तो आनी जानी है। पहले डेमोक्रेसी थी, फिर जुंटा है, फिर डेमोक्रेसी, अब फिर जुंटा है, तो जुंटा ही रहेगी, ये जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी दोबारा आ सकती है। लेकिन भारत के म्यांमार के साथ बेटर संबंध है। लेकिन जब 1962 में जुंटा गवर्नमेंट आने के बाद हमने संबंधों को ब्रेक किया था तो म्यांमार दुनिया में एकदम अकेला पड़ गया था। तो उस समय उसे जिसका हाथ मिला उसने बगैर सोचे समझे थाम लिया, और वो हाथ किसका मिला था, चीन का मिला था। तो 1962 के बाद चीन के साथ म्यांमार की नजदीकियां बढ़ी थी। उसका रीजन यही था क्योंकि म्यांमार अकेला पड़ गया था। नहीं तो म्यांमार की चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट हो, वो नहीं चाहती कि वो चीन के साथ पूर्ण रूप से अपने अच्छे संबंध रखे। उसको डर ये लगता है कि चीन जिस प्रकार हमारे नॉर्थ में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, तो चीन हो सकता है पूरे म्यांमार में ऐसा कर हम पर कब्जा कर ले, क्योंकि वो भूलते नहीं कि तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। रीजन, क्योंकि म्यांमार में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो बौद्ध कम्युनिटी की है, बुद्धिज्म वाली है। और बुद्धिज्म वाली जैसी बात तिब्बत की चीजों को याद आती है। तो मजबूरी वश वो चाइना के तरफ क्या पूर्ण रूप से चले गए थे। अभी भी जो चाइना को उन्होंने सीधे पोर्ट दिया वो भी मजबूरी में दिया है, क्योंकि उनके पास में क्या है, फंड्स की कमी है, चीन डेवलपमेंट करेगा इसलिए किया गया है। लेकिन चाहे जुंटा गवर्नमेंट हो, चाहे आंग सांग सू की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो कभी नहीं चाहते कि भारत से संबंध खराब हो। वो चाहते हैं कि वही स्थिति रहे। हालांकि नेपाल की स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि नेपाल एक बफर स्टेट भी है और साथ में लैंडलॉक स्टेट भी है। म्यांमार की कंडीशन वैसी नहीं है, पर म्यांमार भारत और चीन दोनों के साथ बेटर रिलेशन बना के रखना चाहता है। अब दूसरी बात दोस्तों,
म्यांमार की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा म्यांमार के साथ हमारे क्या है, हिस्टोरिकल कल्चर क्या है, रिलेशन है। म्यांमार में क्यों, मैंने क्या कहा अभी, वहां पर म्यांमार में जो जनसंख्या है वो है बामर पीपल की, यानी कि जो बामर पीपल है उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और ये जो बामर पीपल हैं, ये पीपल है बेटा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो जब बौद्ध रिलीजन को मानेंगे तो बौद्ध रिलीजन के कारण क्या होगा, हमारे साथ उनके सांस्कृतिक धार्मिक संबंध क्या होंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे। उनको अगर हमारे यहाँ पर आना है तो यहाँ बिहार आना होगा, हमारे यहाँ गया में आना होगा, गया में आके दर्शन करने होंगे। तो एक हमारे लिंक जो है वो पुराने ऐसे संबंध जो है उनके किसके साथ नहीं है, ऐसे संबंध चीन के साथ नहीं है। चीन तो यहाँ पर वैचारिक प्रयास कर रहा है कि इसका कम्युनिस्टों का, और कम्युनिस्ट ने वहां पे क्या कर लिया, आपके पूरा पूरा ग्रुप बना लिया है, इंसर्जेंट ग्रुप बना लिए हैं। तो मोटी सी बात यह है कि चीन के साथ जाने की मजबूरी थी म्यांमार की, नहीं तो म्यांमार का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम चीन के फेवर में जाएं, मजबूरी बस वो चीन के फेवर में गए। ये देखिए बेटा, एथनिक ग्रुप अगर आप देखेंगे म्यांमार के अंदर, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा इस चीज को भी, ये जरूरी है क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज को। बामार पीपल 68%, फिर सान है, अदर और है, रखाइन। रखाइन जो है रखाइन स्टेट में जो आप देखेंगे वहां पर रोहिंग्या इशू, आपने सुना होगा रोहिंग्या इशू, हम चर्चा करेंगे। तो रोहिंग्या जो इशू है वो कहां पर, जो सितवे पोर्ट है वहीं पर आपका क्या है, रखाइन स्टेट है। तो रखाइन स्टेट में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या कहा जाता है। तो रोहिंग्या में हिंदू भी है, रोहिंग्या बौद्ध भी है, रोहिंग्या मुस्लिम भी है। लेकिन जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनकी रखाइन स्टेट में ज्यादा बड़ी क्या है, पॉपुलेशन, ज्यादा बड़ी जनसंख्या है। मैं उसमें चर्चा करूंगा। चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, मोन भी है, अदर्स भी हैं। लेकिन अगर हम रिलीजियस की बात करें तो वहां पर करीब आपका 88% कौन है, आपके बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। तो जो मैंने कहा कि हमारे साथ उनके क्या बैठते हैं, रिलेशन इस तरह से बनते हैं। एक कौन बंग राजवंश था, उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल किया था हमारे मणिपुर आसाम पर, थोड़ा बहुत एरिया में रहा भी 19th सेंचुरी में। लेकिन ब्रिटिश के साथ क्या था, 19th सेंचुरी में 3 आपके एंग्लो बर्मी वॉर हुए थे, जिसके बाद 1885 में ब्रिटिश ने क्या किया था, म्यांमार को हमारा हिस्सा बना दिया, भारत का हिस्सा बना दिया था। और बाद में उसको 1935 में अलग कर 37 में पूरा क्या है, एक डिफरेंट कॉलोनी बना दिया था। फिर आपको पता होगा कि कुछ समय के लिए जब जापान ने अटैक किया था तो जापान के कब्जे में बर्मा हो गया। तो आपको पता होगा आजादी फौज बर्मा से ही होती हुई आई थी, वहीं से आपको पूरा समर्थन मिला था। वहां के इंडियंस क्या थे, पूरा आपका आजादी फौज में शामिल भी हो गए थे। तो 1948 में जो आपके मित्र राष्ट्र यानी कि जो आपके अलाई कंट्रीज की जो फोर्सेस थी जिसने जापान को हराया था, उन्होंने 48 में क्या थे, म्यांमार को आजादी दी थी। ये जो आप चेहरा उधर देख रहे हैं, जो वहां पर सामने बैठ रहे हैं, इन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई थी बर्मा के अंदर, जिसका नाम था बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, BIA। अब मैं ज्यादा से चर्चा नहीं करूंगा कि वो क्या थे क्या नहीं। इनका नाम था आंग सांग, और इन्हीं की बेटी है जिसका नाम है आंग सांग सूकी। जो फेस आप फोटो देख रहे हैं, इन्हीं की बेटी आंग सांग सूकी। जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है किसी भी नेशन के अंदर जिसको वहां के लोग बहुत मांगते हैं। तो ऐसे ही आपका म्यांमार के अंदर आंग सांग की बहुत वैल्यू है। हालांकि 1948 की आजादी से पहले ही, फ्रीडम से पहले ही आंग सांग का हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, इन्होंने ब्रिटिश वगैरह से बात करके, मित्र राष्ट्रों से बात करके बर्मा की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई थी। जब इनकी हत्या कर दी गई थी तो हत्या के बाद इनकी जो पार्टी उन्होंने बनाई थी BIA, इसके हेड उन नू बने थे। और उन नू ने बाद में क्या था, जो मिलिट्री के चीफ थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीच में क्या हो रहा है कि जो हमारी पार्टी है उस पार्टी के अंदर एक राय नहीं बन पा रही है, तो प्लीज आप क्या कर लीजिए, पावर को ले लीजिए, सत्ता अपने पास में ले लीजिए। मोटी सी बात, डेमोक्रेसी से पावर आ जाती है 1962 में किसी मिलिट्री के पास में।
और जब मिलिट्री के पास आ जाती है तो 1962 से लेके बीच में एक दो बार हम देखें तो एक बड़ा जन आक्रोश वहां पर 888 ये बड़ा चर्चा में रहता है म्यांमार के अंदर कि ये चर्चा में आया था, और यहीं से पहली बार आपकी आंग सांग सूकी की तस्वीर निकल कर आई थी। 90 में इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए, इनको आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला और बाद में इनका राजनीति में क्या हुआ, प्रवेश भी हुआ, एंट्री भी हुई। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था एनएलडी। एनएलडी 2012 में वहां पर बाई इलेक्शन भी हुए थे, इसमें बड़ी भारी संख्या में जीते थे, लेकिन कुल मिलाकर 2015 में आंग सांग सूकी क्या थी, पावर में आ गई थी, स्टेट काउंसिलर वो बनी थी। आंग सांग सूकी को जुंटा गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इनको आपका नोबेल का पुरस्कार भी मिला था, यानी कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में मतलब 2015 में जब एनएलडी पावर में आई, डेमोक्रेसी वहां पर स्टैब्लिश हुई, ये स्टेट काउंसिलर बनी आंग सांग सूकी, तो म्यांमार के अंदर फिर हिंसा बढ़ गई 2017 में। जब 2017 में हिंसा बढ़ गई तो हिंसा बढ़ गई किसके बीच में, रखाइन आर्मी। रखाइन आर्मी कहां पर, रखाइन स्टेट के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम की बनाई हुई जो आर्मी है, उसके साथ आर्मी के साथ में क्या वायलेंस हुआ, मामला यूएनओ तक गया। जब यूएनओ तक मामला गया तो आंग सांग सूकी ने अपनी म्यांमार की आर्मी का फेवर लिया। तब क्या था दोस्तों, आंग सांग सूकी की बहुत ज्यादा आलोचना हुई इंटरनेशनली कि जो शांति की बात करती थी वो आज ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया है, म्यांमार की आर्मी उसका समर्थन कर रही है, कह रही कुछ जो किया सही किया। तो आंग सांग सूकी के इस प्रकार के कार्य से बात सिद्ध होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स मैटर करते हैं, इथिकल वैल्यू मैटर नहीं करती। राष्ट्रीय हितों के सामने नैतिकता दम तोड़ देती है, ये उसी घटना को दिखाता है। बात ये थी कि म्यांमार की आर्मी जो रखाइन मुस्लिमों को मार रही थी उसका आंग सांग सूकी ने समर्थन क्यों किया, कहा कि जो हुआ सही हुआ है, इस प्रकार उन्होंने स्टेटमेंट दिए। कारण था बामार पीपल। बामार पीपल जो है वहां पर, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, हर चीज में बामर पीपल का क्या है, दबदबा है। जो वहां पर सबसे बड़ी मेजोरिटेरियन जो पॉपुलेशन है वो बामार पीपल की है। तो बामार पीपल को ये है कि वहां पर जो दंगे सेना के अगेंस्ट अगर वो बोलती तो इसका मतलब था बामार पीपल को अपने अगेंस्ट करना, जिससे चुनाव में इलेक्शन उनको क्या होता, दिक्कत होती। और 2015 में जब आपका मिलिट्री गवर्नमेंट यानी जुंटा गवर्नमेंट ने पावर क्या की थी, ट्रांसफर की थी आंग सांग सूकी को, यानी कि आपका लोकतंत्र को दी थी, तो तब उन्होंने निश्चित ये कर लिया था कि 25% जो सीटें हैं कहां पर, असेंबली के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, वो आर्मी के लिए, यानी कि जो जुंटा गवर्नमेंट वाली आर्मी थी उसके लिए रिजर्व रहेंगी। वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं, उन पर भी कंट्रोल किसका है दोस्तों, वो भी आपका क्या, आपका पूरा पूरा कंट्रोल आपका आर्मी का है, यानी कि वो बड़ी बड़ी कंपनी आर्मी का कंट्रोल है। आंग सांग सूकी का सोचना यह था, जो माना जाता है कि 2017 में जो वायलेंस हुआ उसमें उन्होंने बर्मा की जो आर्मी थी उसका समर्थन किया। समर्थन करने का वजह यही था ताकि बामार पीपल में वो प्रसिद्ध हो, ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हो, ताकि उनको अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म करने हैं म्यांमार के अंदर, वो इजली हो, उनको आर्मी के अंदर के, यानी आर्मी को समर्थन करने लोगों का भी हमको समर्थन हो, ताकि वो इजली क्या कर सके, उसको चेंज कर सके, परिवर्तन कर सके। तो इस सोच से आंग सांग सूकी ने उनको समर्थन दिया। लेकिन बात क्या थी, अपनी पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय हित, यानी कि नैतिकता मैटर नहीं करती कि रखाइन स्टेट के अंदर जिस तरह से उस आर्मी ने वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया, उनके ह्यूमन राइट्स छीने, तो आंग सांग सूकी ने एक तरीके से उन सबके लिए क्या आंख बंद कर ली थी। इस प्रकार की आलोचना आंग सांग सूकी की होती भी है। 2020 में दोस्तों क्या था कि जब इन्होंने इस प्रकार के समर्थन दिया और ये इनकी चाल कामयाब भी रही। 2020 में क्या था कि म्यांमार के अंदर इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में क्या हुआ कि जो एनएलडी थी, यानी कि आंग सांग सूकी की पार्टी थी, ये हैवी मेजोरिटी से जीती। बामार पीपल की बड़े जो वोट थे वो क्या हुए, एनएलडी को मिले। जो सेना के समर्थित पॉलिटिकल पार्टी थी उसको मात्र 7% ही क्या मिले, वोट मिले, मात्र 7% पूरे देश में।
तो इससे क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि आंग सान सू की जो चाह रही थी वो हो गया। ये 2020 का इंसिडेंट है। तो जब वो तो भारी बहुमत से जीती तो माना जाता है कि आंग सान सू की ने मन बना लिया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और जो आर्मी की दखलंदाजी पॉलिटिकल मैटर्स में है या जिस प्रकार से उनका इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल है, वो सारा कंट्रोल क्या करेंगे? डेमोक्रेसी कंट्रोल में लिया जाएगा, आर्मी को वैसा बना दिया जाएगा जैसे भारत की आर्मी। ये उन्होंने सोचा। अब क्या था कि जो आर्मी थी, आर्मी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे। पर्सनल इंटरेस्ट क्यों थे? कि जो कंपनियां थी वो क्या थी? आर्मी के कंट्रोल में थी। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री वहां पर कंट्रोल में थी। उसमें कई ऐसी कंपनी भी थी जो सेना के, आर्मी के बड़े उच्च अधिकारी थे, उनके कंट्रोल में थी। तो लिहाजा 2021 में उस फोर्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा वहां पर दोबारा फिर क्या कर दिया गया? कूप कर दिया गया और कूप करके जुंटा गवर्नमेंट के द्वारा पावर में आ गए और आंग सान सू की को क्या जेल में डाल दिया गया। तो इसी वजह से जेल में डाला गया। सोच तो आंग सान सू की सही रही थी, अच्छी रही थी। अगर हम जुंटा गवर्नमेंट को देखते हैं तो जुंटा गवर्नमेंट का जो नेचर है, यानी कि जो प्रकृति है, वो काफी हद तक मैच करती है चाइना का जो सिस्टम है, चाइना का जो आपका पूरा सर्वाधिकार वाला जो तरीका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उस पर डिपेंड करती है, उसकी तरह लगती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग समझिएगा। म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, जुंटा रूल है। ये 11 मेंबर की कमेटी है जो जुंटा गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही, काम कर रही है। जहां पर जुंटा गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों के ऊपर कंट्रोल करेगी। सेम यही बात आपको चाइना में देखने को मिलेगी। चाइना अपनी डेमोक्रेसी को बोलता है पीपल्स डेमोक्रेसी, जनतंत्र बोलता है। वहां पर क्या बेटा? वन पार्टी वन पोस्ट वन कैंडिडेट। चाइना के अंदर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव कैसे होते हैं? एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर केवल एक व्यक्ति खड़ा होगा। लोगों को कंपलसरी वोट डालने के लिए कहा गया है और जो वो एक व्यक्ति खड़ा होगा वोट उसी को देना है। ऑप्शन एक ही होता है, तो हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। अगर ना कर दिया तो उस पर भी आपको पार्टी का जवाब देना पड़ेगा कि भाई ना क्यों किया, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने जिसको पसंद किया आपने उसको पसंद नहीं, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, क्या वजह है, क्या कमी है, बताओ। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मोटी बात गवर्नमेंट, तो हम देखें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बेटा यहाँ पर भी है लोगों के ऊपर, और गवर्नमेंट का कंट्रोल आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम जनता पे कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो वर्तमान में जुंटा गवर्नमेंट और चीन की गवर्नमेंट दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जनता के ऊपर सरकार कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर सरकार के ऊपर जनता कंट्रोल कर रही है। तो ये अंतर है डेमोक्रेसी में, और ये अंतर है आपका पीपल्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी और आपका जुंटा गवर्नमेंट में। तो देखा जाए तो जुंटा गवर्नमेंट और आपका चाइना का पीपल्स डेमोक्रेसी वो आपको एक से दिखाई देंगे, अंतर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंडो म्यांमार रिलेशंस की हम बात करें, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भारत और म्यांमार के संबंध बड़े शानदार थे, बड़े अच्छे थे। संबंध अच्छे ऐसे भी थे कि जिस समय आप देखें इंडोनेशिया पर जब पुर्तगालियों ने अटैक किया था 1948 में, तो भारत और म्यांमार का नजरिया एक सा था कि उनको ये हमले नहीं करने चाहिए, ये अटैक नहीं करने चाहिए। 1955-4 में जब पंचशील एग्रीमेंट बने थे तो पंचशील एग्रीमेंट में सबसे पहले साइन करने वाला कोई देश था तो वो कौन था बेटा? आपका म्यांमार था, यानी कि सबसे पहला कंट्री साइन करने वाला। तो इस संबंधों को दिखा रहा है। लेकिन संबंध बिगड़े कब? आपका जो मैंने 1960 चटियार पीपल के कारण। 90 बाद संबंध ठीक हुए, और भारत के लिए म्यांमार की इंपोर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है? मैंने बताया म्यांमार का आर्थिक सामरिक दोनों महत्व है, क्योंकि समुद्री जल सीमा दोनों मिलती है, दोनों का बॉर्डर करीब 16 से 40 किलोमीटर है। 4 राज्यों का बॉर्डर क्या करता है? शेयर करता है। 4 स्टेट 4 स्टेट आप देख लीजिएगा। जो इतनी सिटी है उसके कारण 16-16 किलोमीटर दूसरे के यहाँ पर आने जाने की क्या छूट है, जो मैं आपको बता ही रहा था। ड्रग्स के कंट्रोल करने के आप जानते हो दुनिया में बेटा ड्रग्स जो है 3 जगह बनता है। एक तो आपका मैक्सिको, ये कंबोडिया, कोलंबिया,
और इधर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर आपका ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और आपका म्यांमार। ये 3 जगह दुनिया का सबसे ज्यादा क्या होता है, ड्रग्स का, अफीम का उत्पादन होता है। आप देखिए 2 तो हमारे बॉर्डर बैठे हैं, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में ये सब कंट्रीज बैठे हुए हैं। इन सब कंट्री के इधर से होने से क्या होता है कि इजिली हमारे पे ड्रग्स आते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या पे आपका अफीम वगैरह, ओपियम वगैरह, हीरोइन, ये सब गांजा वगैरह, जो सब यहीं से आता है। तो उस ड्रग्स के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए भी म्यांमार की हमको क्या जरूरत है, एक्टिव पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि एक्टिव पॉलिसी का जो गेटवे कहा जाता है उसको म्यांमार को कहा जाता है, कि आसियान कंट्री का जो गेटवे वो कौन है, म्यांमार है। और देखा जाए तो आसियान ही वो कंट्री है जो भारत का मित्र देश भी है। तो भारत का एक ही नेबर कंट्री है जो आसियान का क्या है, मेंबर है, और भारत के लिए आसियान का गेटवे बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बन जाता है। म्यांमार से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की क्या होती है, शुरुआत होती है। आसियान का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है, कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों बता ही चुका हूँ, ये मैंने आपको बताया भी। ये वाला हाईवे म्यांमार फिर थाईलैंड से आगे हो तो आगे तक जा रहा है। और ये भी मैंने आपको दिखाया कि कलकत्ता से ये बाय द ओशियन आए, 539 किलोमीटर सी रूट से आए। फिर रखाइन स्टेट, ये रहा रखाइन स्टेट में आपका सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट से बाय द कालादान रिवर। देखिए बच्चों, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका सी रूट, और यहाँ पे बेटे सितवे पोर्ट, ये रखाइन स्टेट में पड़ता है। और रखाइन स्टेट से आप कहाँ पर जा रहे हैं, रखाइन स्टेट से आप गए यहाँ से बाय द रिवर, कालादान रिवर। ये तकरीबन आपका 158, ये प्लेटुआ तक आप गए, और प्लेटुआ से फिर आपका बाई रोड आप यहाँ से जाते हैं, बाई रोड, और बाई रोड ही आप यहाँ से जा रहे हैं, ये फिर आप भारत के अंदर मिजोरम के अंदर एंट्री कर गए प्लेटुआ होते हुए। तो मल्टी क्यों हो गया, क्योंकि 3 तरीके से आप जा रहे हैं, बाय द ओशन, बाय रिवर, बाय रोड। ट्रांजिट क्या हो गया, यानी कि एक देश से कोई सामान दूसरे देश तक जाना है तो उसको ट्रांजिट कहा जाता है, ट्रांजिट आपका हुआ। ये हमारी कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। जो इंसर्जी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर हमारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग का क्या दोस्तों एग्रीमेंट भी हुआ है, कि दोनों सेनाएं, म्यांमार की भी भारत की भी क्या करती है, बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती है। सर्जिकल स्ट्राइक में बता ही चुका हूँ। ये आपका एक ट्रिंगल बॉर्डर है, ट्रिंगल बॉर्डर आपका भारत, म्यांमार, चीन का है। चीन को संतुलित करने के लिए आप समझ ही चुके हैं। इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया का ट्रेड जो है अभी म्यांमार के साथ वो 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जबकि चाइना का 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो देखा जाए तो चाइना के मुकाबले में काफी पीछे है। ग्रांट हमने दी है दोस्तों आपका $2 मिलियन की हमने ग्रांट दी है, जबकि ये इसको BRI का पार्टनर बना चुका है म्यांमार को, और काफी ज्यादा पे ग्रांट दे रहा है। हमने वहां पर आपका पेट्रोलिंग रिफाइनरी जो 6 बिलियन की यहाँ पर क्या घोषणा करी है, वहीं चाइना म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर डेवलप किया गया है, ये आप देख रहे होंगे जो उसका ये म्यांमार है दोस्तों, ये वो सितवे पोर्ट, तो सितवे पोर्ट से ही होते हुए ऐसे ही आपका कुनिंग, कुनिंग उसका जो जगह है चाइना की, वहां तक ये पूरा पूरा क्या कर रहा है, हाईवे डेवलप कर रहा है। इसमें रेलवे, हाईवे, डी सी पोर्ट, तो जो डीप सी पोर्ट बना है वो सितवे बना रहा है, और सितवे के आसपास वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डेवलप कर रहा है। इसलिए भी हमको जरूरी था कि कालाधार मल्टी ट्रांजिट शुरू हो, ताकि हम लोग देखते रहे, वॉच करते रहे कि चीन आखिर कर क्या रहा है। म्यांमार के लिए अगर हम बात करें तो भारत का महत्व क्या है, तो इन्वेस्टमेंट भारत से उसको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चीन जिस प्रकार से उसके पूरे नॉर्थ में, यानी कि देखिए बेटा ये उसका सगाइंग एरिया म्यांमार का, ये काचिन एरिया, इस पूरे बेल्ट हम देखेंगे तो चीन क्या करता है, म्यांमार के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं उनकी क्या करता है, मदद करता है, उनको सहायता करता है, ताकि वो म्यांमार के अगेंस्ट क्या करे, एक्टिव रहे, काम करे। इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार को भी क्या हमारी जरूरत है। चीन का बेटा आप समझिए, मैंने कहा 1962 में अच्छे संबंध बने, और वही सब चीजें।
एक लास्ट का कि म्यांमार का फ्यूचर क्या है, सब लोग अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं। जो जनता की हम बात करें तो म्यांमार की जो जनता है वो लोकतंत्र चाहती है, डेमोक्रेसी चाहती है। और जो सूकी है उसकी इंटरनल और इंटरनेशनल जो उसकी एक प्रतिष्ठा गिर गई थी ह्यूमन राइट्स के वॉयलेंस के कारण, उसमें क्या हुआ, अब इंक्रीज हुआ है, उसमें क्या हुआ, काफी वृद्धि हुई है, उसमें बड़ा है। सेना चाहती है, सेना का मामला ये है, देखो सेना का बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेना ये नहीं चाहती कि वहां पे हम लोग पावर में रहें या जुंटा गवर्नमेंट नहीं चलाए। सेना का सिंपल से मामला ये मानना ये है कि जो सरकार हो वो कैसी हो, मिली जुली हो। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि जो सरकार बने, जैसे आंग सांग सूकी इतनी मेजोरिटेरियन से आ जाएगी तो वो क्या करेगी, इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेगी तो जो आर्मी की शक्ति है वो छीन ली जाएगी। आर्मी शक्ति छिनवाने को तैयार नहीं कि उसका शक्ति उसके पास से चली जाए। तो आर्मी सिंपल सी बोलती है, आर्मी का मानना ये है कि अलायंस गवर्नमेंट होनी चाहिए कहाँ पर, सेंटर में, ताकि क्या हो, मजबूत ना हो और वो इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना कर पाए। और हमारी समर्थित जो पार्टीज हैं उनका उसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट में समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, उनके बगैर सरकार नहीं बननी चाहिए। ये सोच है किसकी, आपकी म्यांमार की आर्मी की। भारत चीन के संदर्भ में दोनों को देखते हुए एक बात कही जाएगी कि सेना के पूर्व के जो एक्सपीरियंस हैं वो दोनों के साथ अच्छे संबंध, मतलब जो हम पहले रिलेशंस को देखें, पहले तजुर्बों को देखें, तो चीन अगर एक हाथ से दे रहा था तो उस हाथ से उसका सगाइंग और जो अदर स्टेट है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। म्यांमार ये भी डरता है कि जैसे उसने श्रीलंका की स्थिति बनाई, चीन ने पाकिस्तान की स्थिति बनाई, सेम हमारी स्थिति ऐसी ना बना दे, उसके लिए भी डरता है वो। तो म्यांमार की जो सेना है वो चाहती है कि हमारे दोनों देशों के साथ क्या बेटर रिलेशंस हो, हमारे संबंध खराब ना हो। भारत का कहना क्या है, भारत की सोच क्या है, मैंने बताया। भारत का भाई अपने राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, सामरिक है, स्ट्रेटेजिक है, इकोनॉमिकल है। 90 बार हमने व्यवहारिक रिलेशंस बनाए। आज की तारीख ये है कि चाहे वो सेना हो चाहे सूकी हो, दोनों के साथ हमारे क्या संबंध बेटर हैं। हालांकि ये भारत की विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है कि एक तो जुंटा गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर काम करना, और उधर डेमोक्रेसी को क्या सपोर्ट करना। इंटरनली तो भारत यही चाहेगा कि भाई म्यांमार के अंदर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस डेमोक्रेसी को लाने के लिए सपोर्ट करते हैं आंग सांग सूकी का, तो हमें डर ये लगता है कि कहीं जुंटा गवर्नमेंट का झुकाव किसकी ओर ना हो जाए, चीन की ओर ना हो जाए। अगर चीन की ओर हो जाता है और कुछ समय तक वो लोग तो आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच अगर चीन की तरफ हो जाता है, पाकिस्तान अटैक करता है, चीन अटैक करता है, तो म्यांमार भी अटैक करना शुरू कर देगा, ये हेल्प करना शुरू कर देगा, तो हमारे लिए स्थिति खतरनाक हो जाएगी। तो चाणक्य का वही सेंटेंस, कौन सा, कि नेबर जो हैं वो क्या होते हैं आपके, नेबर आपके एनिमी होता है, लेकिन नेबर का नेबर जो होता है आपका नेचुरल क्या होता है, अलाई होता है। उसी बात में अपनी बात को क्या करता हूँ, विराम करता हूँ। तो ये हमने बेटा समझा किसका, भारत म्यांमार के संबंधों को। एक दो इश्यू हैं जैसे आपका रोहिंग्या मुस्लिम का जो इश्यू है उसको एक बार थोड़ा सा उसको भी समझ ले। देखो बेटा मैंने आपको बताया ये बेटा रखाइन स्टेट ये सिद्धिपोर्ट, और रखाइन में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या कहा जाता है। तो इसमें जो मुस्लिम रहते हैं वो आपके क्या हैं, रोहिंग्या मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम की सबसे बड़ी आबादी जो है वो रखाइन स्टेट में ही है। दंगे भड़कने का रीजन, कई रीजन और बोले जाते हैं, कई कारण बोले जाते हैं। एक मिनट पानी देखो म्यांमार में जो रखाइन में रहने वाले जो आपके मुस्लिम हैं
उनको लेकर बहुत सारी बातें हैं कि ये भी माना जाता है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश तो बाद की बात है, पाकिस्तान निर्माण हुआ तो जो बहुत बड़ी रोहिंग्या मुस्लिम की जो आबादी थी उनकी डिमांड ये थी कि हमको क्या करो, पाकिस्तान में मर्ज कर दो। इस प्रकार की चीजें भी तो स्टार्टिंग में ही जब ये स्थिति हुई तो हमें पाकिस्तान से मर्ज कर दो, संगठन बनाए गए, अलग होने का मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया गया था। तो 1962 में जब वहां जुंटा गवर्नमेंट आई तो जुंटा गवर्नमेंट ने क्या किया, रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की, स्ट्रॉन्ग अपने क्या लिए स्टेप लिए और काफी मजबूत तरीके से क्या किया उन्होंने कंट्रोल करने का, यानी कि जो एक तरह से आपका सेपटिज्म वाली जो वहां पर गतिविधियां थी उनको रोकने का काम किया जुंटा गवर्नमेंट ने। 2015 में जब वहां पर डेमोक्रेसी दोबारा आई तो जो सेपटिस्ट लोग थे वो दोबारा फिर एक्टिव हुए और उसी एक्टिव में संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो बड़ी संख्या में क्या हुआ, जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनका पलायन हुआ। बड़ी संख्या में करीब 4 लाख के आसपास तो बांग्लादेशी पहुंचे। भारत में भी बड़ी संख्या में क्या आपके रोहिंग्या मुस्लिम आए। उनमें से जो पहली बार हमारे पास में रोहिंग्या मुस्लिम आए थे उनको तो हमने शरण दी, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम आए उनको हमने कहा कि भाई अब हम इनको शरण नहीं देंगे। उसमें कई सारी बातें, एक तो सिक्योरिटी एजेंसीज की बातें भी सामने आई कि भाई जो बम विस्फोट वगैरह को लेकर भी रोहिंग्या उसमें की एक्टिविटी देखी गई थी, गया को लेकर भी बातें आई, कुछ ऐसी एक्टिविटी मिले। फिर दूसरा पूरे भारत में कश्मीर तक में पहुंच गए। तो कई कारण सिक्योरिटी एजेंसीज के कारण भी बात थी कि हम उनको क्यों रखें। दूसरा क्या था कि भारत ने आज भी जो रिफ्यूजी को लेकर जो एक कन्वेंशन है किसका, यूएनओ का, भारत ने रिफ्यूजी को लेकर उन कन्वेंशंस के ऊपर साइन नहीं किए हैं। भारत का कहना यह है कि अगर भारत क्या करता है, रिफ्यूजी वाले कन्वेंशन को जो यूएनओ का उस पर साइन करते हैं तो साउथ एशिया की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, माइग्रेशन हो जाएगा, बहुत सारे माइग्रेट आ जाएंगे। भारत की आबादी पहले बहुत ज्यादा है, भारत उसको ज्यादा लेने को तैयार नहीं है। तो रोहिंग्या मुस्लिम का इश्यू अभी क्या आपका देखा जाए तो म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम की बात। एक भारत में बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने तमिलों को तो शरण दी, इसके अलावा आपके चकमा को तो शरण दी, लेकिन आप शरण देने को तैयार नहीं है रोहिंग्या मुस्लिम को। इस प्रकार के इश्यूज भी भारत में उठते हैं क्योंकि रोहिंग्या को लेकर कुछ रिलीजन एंगल भी जोड़ दिया जाता है। इस तरह के इश्यूज, विरोध गतिरोध, रोहिंग्या मुस्लिम हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक चकमा पीपल का लेकर भी एक थोड़ा सा विवाद है, वो मैं आपको बांग्लादेश से मिलकर बता दूंगा। क्योंकि जो चकमा पीपल का विवाद है वो भी क्या होता है कि आपका बांग्लादेश, भारत और म्यांमार से जुड़ जाता है। तो ये हमने दोस्तों आपका भारत म्यांमार रिलेशंस को देखा। तो एक ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जुंटा गवर्नमेंट, जुंटा सरकार को समर्थन करना भारत की विदेश नीति की परीक्षा है, समीक्षा करें। सपोर्टिंग द जुंटा गवर्नमेंट इज ए टेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिव्यू। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और वाकई में ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक एग्जामिनेशन है कि आप कैसे उसको प्रमाणित करेंगे, कैसे कहेंगे, आप कैसे कहेंगे आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जबकि आप जुंटा गवर्नमेंट से भी डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये इश्यू बन जाता है। चलिए, म्यांमार को लेकर कोई क्वेश्चन आपको, कोई प्रश्न आपको तो आप करिए, फिर मैं आगे बांग्लादेश में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका म्यांमार को लेकर? कोई प्रश्न दोस्तों म्यांमार को लेकर, या हम आगे चलें? कोई क्वेश्चन नहीं?
चलिए, हम बात करेंगे बांग्लादेश की। एक मिनट आना जरा। हाँ, बड़े चलिए बांग्लादेश की बात करेंगे। जी, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध हैं, वो बड़े शानदार संबंध हैं। बहुत शानदार आपके क्या रिलेशन है। भारत और बांग्लादेश के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो बांग्लादेश के बारे में हम ये कहेंगे कि भाई बांग्लादेश के निर्माण करने में भारत की बड़ी भूमिका थी। तो जाहिर सी बात है, जब बांग्लादेश के निर्माण करने में भारत की बड़ी भूमिका होगी तो बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे, अच्छे संबंधों का निर्माण होगा। बांग्लादेश के अंदर हम देखते हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक तो है अवामी लीग और दूसरी आपकी क्या है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जो बीएनपी है उसकी जो हेड है वो खालिदा जिया है, और इधर जो आपका अवामी लीग है, अवामी लीग की जो हेड है वो शेख हसीना है। वर्तमान में शेख हसीना ही क्या है, वहां पर पावर में है। अवामी लीग जो पार्टी है वो प्रो इंडिया है और बीएनपी जो है वो एंटी इंडिया है। यानी कि अवामी लीग प्रो इंडिया और आपकी बीएनपी जो है वो एंटी इंडिया पार्टी है। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, इसका अगर हम सिंपली बात करें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाना जरूरी है,
क्योंकि फिर आप वर्तमान के बांग्लादेश की कहानी को समझ नहीं पाएंगे। और वहां की सोशल, वही वाली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सब जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। होता दोस्तों ये है कि पूरे अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि वहां पर पंजाबी डोमेंस रहा है कि पंजाबी जो है हमेशा क्या रहेंगे, पावर में रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। मिलिट्री की बात करें तो पंजाबी कम्युनिटी, पुलिस की बात करें तो पंजाबी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पंजाबी, हर जगह आपको क्या पंजाबी कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नस्लीय भेदभाव, यानी कि सब लोग बोलते हैं नस्लीय भेदभाव, वो आपको देखने को मिलता है कहां पर, आपको पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह का भेदभाव बंगाली के साथ भी किया करते थे। बंगालियों को कहते थे कि तो मुस्लिम है नहीं, प्योर पाकिस्तानी है ही नहीं। दूसरा क्या था कि अगर हम 47 की बात करते हैं तो उसमें जूट की खेती सबसे ज्यादा आपके काम बांग्लादेश के अंदर, यानी पूरी पाकिस्तान के अंदर होती थी। और वर्ल्ड में जूट की उस समय बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि उस समय प्लास्टिक की उतनी ज्यादा क्या थी, चलन में नहीं थी। प्लास्टिक उतनी ज्यादा आई नहीं थी चलन में। ज्यादातर पैकिंग के लिए जूट की बनी हुई रस्सी, जूट के बने हुए बोरे, हर काम में जूट की आवश्यकता पड़ती थी। जूट से एक भारी कमाई होती थी, लेकिन वो कमाई का जो यूटिलाइज है वो पूरी पाकिस्तान में होगा, बल्कि इस्लामाबाद में होता था। इसको लेकर भी क्या था, वहां पर हमेशा एक तनाव, एक टेंशन रहता था कि हमारे पैसे का प्रयोग बांग्लादेश वाले लगाते, हमारे जो पैसे का जो प्रयोग है वो क्या करता है, पाकिस्तान अपने लिए कर रहा है, अपने कार्य के लिए कर रहा है, हमारे लिए उसका यूज नहीं हो रहा है, जबकि हमारे लिए उसका यूज होना चाहिए था। एक ये रीजन। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान की क्या थी कि पूरे पाकिस्तान की लैंग्वेज, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे वो आपका पूर्वी पाकिस्तान हो, दोनों की जो लैंग्वेज डिक्लेयर करता है वो उर्दू डिक्लेयर करता है। जबकि कमाल की बात यह है कि जो पंजाब है, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले थे, बलूचिस्तान में बलूची बोलने वाले थे, उधर जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे पख्तूनी बोलने वाले थे, कश्मीर में कश्मीरी, और उधर आपके बंगाली बोलने वाले थे। मात्र 8% आबादी ऐसी थी जो क्या करती थी, आपकी बोलती थी, ये म्यांमार बांग्लादेश वाले लगा दीजिए, मात्र 8% ऐसी आबादी जो उर्दू बोलती थी। तो विश्व में केवल एक ही जगह ऐसी थी जहां पर लैंग्वेज को लेकर क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, और वो थी ढाका यूनिवर्सिटी, जिसको पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया था। और वहां पर 2-3 स्टूडेंट और 2-3 प्रोफेसर भी क्या थे, वहां पर जो फोर्स की कार्रवाई उसमें मारे गए थे। तो बहुत सारे कारण, फिर एक ज्योग्राफिकल कारण, भौगोलिक कारण, कि दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा थी, बीच में भारत था। तो अगर पूर्वी पाकिस्तान के बंदे को पश्चिमी पाकिस्तान जाना है तो उसको भारत से होके जाना है, या इंडियन ओशन से होके जाना है, या फिर उड़ के जाओ भारत के ऊपर से जाना है। भारत का तनाव होने पे भारत कट कर देता था। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। एक सबसे बड़ी इशू क्या हुआ, जो जिसमें ट्रिगर पॉइंट जो हुआ, ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट ये हुआ कि जब आपके 71 में वहां पर इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद वहां पर अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में, ये मान के चलिए कि आज तक किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं मिली है जितनी मेजोरिटी किसको मिली थी, आपकी अवामी लीग पार्टी को मिली थी। और ये तय था कि बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान के अंदर सत्ता जो मिलेगी, पावर जो मिलेगी, अब अवामी लीग को मिलेगी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अवामी लीग को पावर ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थी। और होता यह है कि जो जुल्फिकार भुट्टो, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बंदी बनवा देते हैं किसको, आपका मुजीबुर रहमान को, जो अवामी लीग के संस्थापक थे और जो इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीतने वाले थे। दुनिया का आज तक कोई भी इतना बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर नहीं हुआ है जिसको इतनी बड़ी वोट परसेंटेज और सीट मिली हो किसी क्षेत्र की, किसी रीजन की। जब गिरफ्तार कर देते हैं तो उनके जो अवामी लीग थी वो अपनी बनाती है मुक्ति वाहिनी। उस मुक्ति वाहिनी को समर्थन मिलता है किसके द्वारा, भारत की रॉ के द्वारा, और पूरा समर्थन मिलकर क्या होता है दोस्तों, वहां पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है।
अब आप जानते हैं मैं इसको बोलता भी है कि भाई पूरा एक टैक्टिकल गेम भी था इसके अंदर। इधर पश्चिमी पाकिस्तान से कोई फोर्स चलती थी जब भारत उसको रोक लेता था, फ्लाइट से जाए तो भारत उसको रोक लेता था, पूर्वी पाकिस्तान में अपने अपने हमने शिप वहां पर क्या कर दिया, डिप्लॉयड कर दिए थे। तो कुल मिला के भारत की बड़ी भूमिका थी। 12 बनते ही भारत ने इसको क्या किया था, पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता दी थी। पाकिस्तान ने मान्यता बांग्लादेश को 74 में दी, इन द प्रेशर ऑफ गल्फ कंट्रीज, यानी कि जो सऊदी वगैरह उनके प्रेशर में 74 में बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तब से लेके भारत के और बांग्लादेश के संबंध 72 से लेके संबंध अच्छे रहे। 75 में क्या होता है दोस्तों, मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार का मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और कूप होता है हत्या करने का पूरे परिवार का। उनकी केवल एक बिटिया बसती है जिसका नाम था शेख हसीना। और ये जियाउर रहमान। तो 77 में दोस्तों क्या था, वहां पे तख्ता पलट होता है। जियाउर रहमान क्या करते हैं, मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली के साथ, बल्कि वो भारत में आके रहने लगी। विदेश में गई हुई थी, पहले वो भारत आई, काफी दिन तक भारत में रही, फिर भारत के से बाद ही वहां पे गई थी। और जियाउर रहमान ये दोस्तों वही हैं जिन्होंने वहां, इनकी वाइफ ही है खालिदा जिया, जो आज बीएनपी पार्टी की क्या लीडर है। बाद में आप देखें तो जियाउर रहमान की भी हत्या बाद में कर दी गई थी 1980 में। और इनकी हत्या के बाद फिर वहां पर आपका जनरल हुसैन पावर में आए, जो 1981 से लेके 1990 तक पावर में रहे। जियाउर रहमान के समय तक तो रहा था सेकुलर स्टेट रहा था, लेकिन जब आपके जनरल हुसैन, जब मोहम्मद इरशाद जो है वहां पावर में आते हैं, तो वो उसको क्या इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर देते हैं और 90 तक 10 साल तक पावर इनके पास में रहती है। 91 में खालिदा जिया पावर में आती हैं और नेशनलिस्ट पार्टी आपके एंटी इंडिया पावर में आती है। फिर 96 में शेख हसीना पावर में आती है, यानी कि प्रो इंडियन। और 96 के बाद फिर 2001 में चुनाव खालिदा जिया, लेकिन अब 3 बार से 2008, 2014, 2018 शेख हसीना क्या है पावर में है, जो प्रो इंडिया है। जब ये 96 में शेख हसीना पावर में आती हैं, तो भारत शेख हसीना की पोजीशन को बांग्लादेश में मजबूत करने के लिए इनके साथ गंगा वाटर ट्रीटी करती है, ताकि क्या हो कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की जो पोजीशन है वो स्ट्रोंग हो और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इनकी क्या स्थिति स्ट्रोंग हो, मजबूत होनी चाहिए। उस वजह से भारत क्या करती है, इनके साथ में समझौता करते हैं। कुल मिला के वर्तमान में वहां पर क्या बेटा आपका, वर्तमान में है आपकी शेख हसीना जो प्रो इंडियन है और इंडियन के फेवर में क्या करती है, बात करती है, इंडिया के फेवर में काम करती है। ये बेटा बांग्लादेश का मानचित्र आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बांग्लादेश को समझने का प्रयास करते हैं कि बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन वो किस प्रकार जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली भारत के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश। देखो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि ये बांग्लादेश जैसा आपका ये है, तीनों ओर से क्या है, इंडिया है, थोड़ा बहुत शेयर इसका म्यांमार से शेयर करता है, नहीं तो चारों ओर इंडिया है, और फिर बाद में बे ऑफ बंगाल से क्या होता है, मर्ज हो जाता है। 1947 से पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई दिक्कत नहीं थी, बे ऑफ बंगाल से इजीली यहाँ पे व्यापार ट्रेड होता था, ये लैंडलॉक नहीं थे। लेकिन अब बांग्लादेश के बनने से क्या होता है, ये पूरा पूरा एक लैंडलॉक की तरह हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में व्यापार करने के लिए, उसको ट्रांजिट देने के लिए हमको बांग्लादेश की जरूरत है। मिजोरम की कैपिटल से अगर किसी व्यक्ति को आना है वर्तमान में, तो वैसे आता है, ये सिलगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए कलकत्ता आता है। काफी लंबा डिस्टेंस, करीब 16 किलोमीटर डिस्टेंस ही हो जाता है। अभी बात ये चल रही है कि बीच में एक ट्रांजिट रूट, हालांकि रेलवे लाइन वगैरह बना दी गई है, रेलवे चल भी रही है, पर अभी एक रोड हाईवे, एक हाईवे अच्छा बनवाने की इच्छा है कि हाईवे अच्छे से बन जाए तो क्या होगा, जल्दी से करीब 350 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 350 किलोमीटर, जिससे जो दूरी से डिस्टेंस घटकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए हो जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा।
बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बेटर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चीन का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इधर से चीन के नजदीक है, फिर बांग्लादेश के नजदीक है, कनेक्टिविटी को खत्म कर इधर से क्या मर्ज कर सकता है, लिंक कर सकता है। तो बांग्लादेश इसलिए भी क्या हमारे लिए क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। चीन की जिस प्रकार गतिविधि नेपाल के अंदर है, भूटान के अच्छा समय बनाने का प्रयास कर रहा है, म्यांमार के साथ जैसे उसके संबंध हैं, तो बांग्लादेश को साधना अपने साथ लेकर चलना ये एक बड़ी बात हो जाती है कि बांग्लादेश को हमको साथ में लेके चलना है। तो कुल मिला के बांग्लादेश की चाहे हम लोग जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल बात करें, हर तरीके से क्या होता है बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम जियो स्ट्रेटेजी की बात सुरक्षा के लिए भी, तो जो एक इंसर्जन ग्रुप्स हैं वो भी बहुत सारे इंसर्जन ग्रुप्स जो हैं आपके बांग्लादेश के अंदर भी क्या है एक्टिव हैं। बांग्लादेश में रेडिकलिज्म एक जमात मैं नाम भूल गया उसका, संगठन है, इसकी सब जगह ब्रांचेस है, इंडिया में भी है, चलिए ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ब्रांच। तो वो बहुत ही ज्यादा क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर। उसके हेड जो थे मोतियुर रहमान, उसको पिछले दिनों बांग्लादेश की सरकार के द्वारा सजाए मौत भी दी गई, डेथ सेंटेंस भी दिया गया उनकी एक्टिविटी के कारण। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बांग्लादेश के अंदर रेडिकल हैं और जो इंडिया के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो भारत उनके लिए हमेशा क्या रहता है, सचेत रहता है। तो उसके लिए भी क्या भारत को क्या है, इस देश की बांग्लादेश की क्या है जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे हम जानते हैं क्वाड, और आप जानते हो क्वाड जो है आपका अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के द्वारा बनाया गया संगठन है। पिछले दिनों बात ये चली कि बात ये थी कि इन देशों की इच्छा थी कि भाई बांग्लादेश भी जो है वो क्वाड का क्या बने, मेंबर बने, क्वाड का एक सदस्य बने। अमेरिका की इच्छा थी कि क्वाड का मेंबर जो है बांग्लादेश बने, बांग्लादेश का एंट्री करे, बांग्लादेश के अंदर आए क्वाड के अंदर। रीजन क्या था कि जो बांग्लादेश है वो आईपीसी का क्या है, इंडो पैसिफिक जो सी है उसका क्या पार्ट है, तो इसलिए इच्छा है कि वो इसका पार्ट बने। डिफेंस एग्रीमेंट मालदीव के साथ किया है अभी अमेरिका ने, तो अमेरिका चाहता है बांग्लादेश इसके अंदर आ जाएगा, हम डिफेंस पैक्ट बांग्लादेश के साथ भी करेंगे। बांग्लादेश की जो प्रेजेंट में इकोनॉमी है, सोशल ग्रोथ है, वो सब इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान को तो कई मामलों में पिछाड़ दिया है, बल्कि भारत को भी कई मामलों में क्या कर रहा है, बांग्लादेश चुनौती दे रहा है। तो बांग्लादेश उभरता हुआ एक शक्ति के रूप में है, इसलिए इसका इंटरेस्ट बन रहा है। अमेरिका 2nd नंबर का इन्वेस्टर है बांग्लादेश के अंदर, तो इसलिए भी अमेरिका चाहता है कि ये क्वाड का मेंबर बने। फॉर द बैलेंस ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि इंडिया को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कल को अगर इंडिया अमेरिका को छोड़कर रशिया के साथ नजदीक जाता है तो हम बांग्लादेश को साथ में लेकर चीन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान एक मार्केट भी देखता है और दूसरा हेल्प ऑफ इंफ्रा यानी कि जापान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मदद भी कर रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, नेबर फर्स्ट पॉलिसी के लिए, एक्टिव पॉलिसी के लिए, इन सब के लिए जरूरत है। और ऑस्ट्रेलिया का भी मेन मोटिव जो है चाइना को काउंटर करना। तो जब बांग्लादेश को हम क्वाड में, हम नहीं बल्कि अमेरिका ने इस बात को रखा था, तो जब अमेरिका बांग्लादेश को क्वाड में शामिल करने की बात करता है तो ठीक उसी समय पाकिस्तान भी एक नए क्वाड बनाने की बात करता है कि हम भी क्या बनाएंगे, एक हिमालयन क्वाड बनाएंगे, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन 4 देशों को लेकर बनाएंगे। तो कुल मिला के जब चीन के द्वारा ये बातें की गई तो ये मामला क्या एक ठंडे बस्ते में चली गई। चीन का जो नजरिया, एक ग्लोबल टाइम्स ये न्यूज़पेपर है, ये चीन का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, चीन की गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर ये है ग्लोबल टाइम्स। ये अक्सर आपको देखेंगे, अगर आपको पढ़ेंगे कभी इस अखबार को, तो ये कुछ ना कुछ इस प्रकार से डालता रहता है जो इंडिया के अगेंस्ट बातें कार्टून वार्टून बनाकर सुझालता है। लिखता क्या है ये, देखो लाइन समझिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज पंप अप
इंडियाज लिम्प डेमोक्रेसी इन पावर गेम। लिम्प यानी कि लंगड़ी, यानी कि जो लंगड़ी लोकतंत्र है, तो जो लंगड़ा लोकतंत्र है उसको पावर गेम में अमेरिका क्या कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। भारत एकदम मूर्ख देश है, वो समझ नहीं रहा कि वेस्टर्न कंट्री क्या है, किस प्रकार भारत का यूज कर रहे हैं, और भारत कहाँ हमारे सामने खड़ा हो पाएगा। लंगड़ा देश है, लंगड़ा लोकतंत्र है, लिम्प डेमोक्रेसी। फिर एक दो आर्टिकल मैंने और पढ़े चाइना की, जब बांग्लादेश के क्वाड की बात चल रही थी, तो लिखता है कि इंडिया खुद तो पागल है ही, बांग्लादेश को इसमें शामिल कराना चाह रहा है। तो इस प्रकार से हमेशा ये अखबार पब्लिश होता रहता है, छपता रहता है, बोलता रहता है इस प्रकार की बातों को। अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है वाकई बड़ी लाजवाब फॉरेन पॉलिसी उसको बोला जाता है आज की तारीख में, कि बांग्लादेश कुछ कुछ वही से लेके चल रहा है जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया लेके चलता है। जैसे नैम की बात करता है, वो संतुलनवादी सिद्धांत को अपनाता है, यानी कि ये नहीं कि वो पूर्ण रूप से चीन के फेवर में चला जाएगा, वो ऐसा भी नहीं होगा पूर्ण रूप से भारत के फेवर में चला जाएगा। कुछ कुछ ऐसे ही, जैसे भारत भी आजादी के बाद अमेरिका और यूएसआर दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था, तो वैसे संतुलन बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति में एक बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो क्या है, नॉट द पुट ऑल द फ्रूट्स इन वन बास्केट। मतलब बांग्लादेश का जो व्यू है हर तरीके से, चाहे इकोनॉमिकली बात करें, फॉरेन पॉलिसी के अंदर बात करें, कि सारे फल एक ही टोकरी में मत रखो। क्यों? अगर एक फल खराब होगा तो सारे फल खराब हो जाएंगे। तो कुछ फल दूसरी टोकरी में, कुछ फल दूसरी टोकरी में, कुछ फल दूसरी टोकरी में, यानी कि आपको फॉरेन रिलेशंस भी बनाने हैं तो कुछ भारत के साथ बनाओ, कुछ अमेरिका के साथ बनाओ, कुछ चीन के साथ बनाओ, सबसे बनाओ। इकोनॉमी डेवलपमेंट करना तो ये नहीं केवल एक सेक्टर को डेवलप करो, थोड़ा सा आपका रेडीमेड को भी डेवलप करो, दूसरे सेक्टर को डेवलप करो। इस तरह की पॉलिसी आज आपकी बांग्लादेश की, इस पॉलिसी में बांग्लादेश क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बांग्लादेश की विदेश नीति का जो मेन फोकस है, याद करो मैंने आपको कहा था कि हर देश अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसमें एक तो बिल्कुल रहता ही रहता है, क्या रहता है, कि भाई उसको अपने देश की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी चाहिए ही चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेबल होती है, यानी कि एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी भी हम देखें तो आज बांग्लादेश का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा। जितने भी आपके क्या हैं अनलॉफुल जो वर्क हैं, यानी कि जो गैर कानूनी कार्य हैं, उनके प्रति उसने भारत की बात ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को क्या क्या अडॉप्ट किया कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ी अच्छी पॉलिसी है। जैसे भारत की पॉलिसी सेम वैसी पॉलिसी बांग्लादेश लेके चल रहा है। अगली पॉलिसी की हम बात करते हैं, अगली नीति की हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश के डेवलपमेंट में वहां के एनजीओ डायस्पोरा, देखो ये भी बात इंटरेस्टिंग है भारत के बारे में भी, कि जैसे भारत का डायस्पोरा भारत के विकास में बड़ी भारी मदद करता है, तो वैसे ही बांग्लादेश का डायस्पोरा भी बड़ी मात्रा में क्या करता है, बांग्लादेश की मदद करता है। बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग आपके कहां पर हैं, गल्फ कंट्रीज में है। अभी जैसे कतर की हम बात करें तो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके पूरे स्टेडियम वगैरह बनाने में, कतर में सब चीजों में इंडियन सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में थे। सबसे ज्यादा डेथ इंडियंस की हुई है, तो बांग्लादेश की कम संख्या में, बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोगों की भी डेथ हुई है। तो डायस्पोरा एक बड़ी भूमिका में जो क्या कर रहा है, लगातार बांग्लादेश को आगे बढ़ा रहा है। ये हल्का सा एक चीज बता दे रहा बेटा, ये टिक्का खां बूचर ऑफ बंगाल को कहा जाता है, सुना भी होगा। एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था जो आपका मार्च 77 से लेके 25 मई 1977 तक चला था। ये बांग्लादेश के अंदर क्या है, जीनोसाइड था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या था, रेप वहां पर किए गए थे। और इसमें ऑपरेशन चंगेज खां फिर बाद में 3 दिसंबर को शुरू, अलग चीज है। लेकिन क्या था दोस्तों, करीब 3 लाख बंगाली से मारने की बात है।
तो पाकिस्तान इमरान खान इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस कर रहा है, इंडिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, ये है वो, बहुत सारी बातें। तो फिर पीएम मोदी का भाषण हुआ, पहले पीएम मोदी का भाषण हुआ तो पीएम मोदी कहते हैं भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, ये बात पे क्या खत्म करते हैं, पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं करते हैं। लेकिन इमरान खान का जब भाषण होता है 45-42 मिनट कुछ चलता है, उसमें बार बार कश्मीर की बात, भारत की बात होती है। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भाषण होता है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बोलती हैं कि पाकिस्तान ने जितने हम पर अत्याचार किए हैं, हम आज तक वो अत्याचार भूले नहीं हैं, कि किस प्रकार क्या था, जेनोसाइडल रेप हमारे साथ किया गया, हमारी महिलाओं के साथ में पूरा मिलिट्री के द्वारा, फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। उसके दौरान ये था कि हम इनको तो सुधार नहीं पाए, लेकिन इनकी अगली जनरेशन को हम क्या कर देंगे, प्योर पाकिस्तानी बना देंगे। तो ऑपरेशन था पूरा पूरा कि क्या करेंगे, जेनोसाइडल चेंज करेंगे। तो शेख हसीना इस बात को बोली। फिर बाद में हमारी जो वहां पर सेक्रेटरी बैठते हैं, जो भारत का प्रतिनिधि बैठते रिप्रेजेंटेटिव करते हैं यूएनओ के अंदर, वो अपनी स्पीच में, जब इमरान खान की स्पीच के बाद वो क्या करती हैं, क्लेरिफिकेशन करती हैं, उनकी बात पर तोड़ देती हैं, तो वो बांग्लादेश की शेख हसीना के भी भाषण की लाइनों को कोड करती हैं कि देखिए बांग्लादेश भी ये मानता है कि पाकिस्तान ने हमको परेशान किया है। तो जो देश दूसरे देशों को परेशान करता है वो ये कहे कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है। मतलब सही बातों को कोड किया था। तो ये हल्का सा मैंने आपको बताया क्योंकि कई जगह चर्चा आती है। भारत के लिए बांग्लादेश का जो इम्पोर्टेंस है क्या है, आपका एक्टिव पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रेडिकलिज्म, कट्टरपंथ, आतंकवाद उसको कंट्रोल करने के लिए, चीन के लिए म्यांमार में जिस प्रकार से आपका जुंटा गवर्नमेंट में चीन की भूमिका देखी जाती है, वहां का जो कोको आइलैंड है वो चीन को चला गया है, तो उसको काउंटर करने को लेकर पाकिस्तान को भी काउंटर करने में क्या है बांग्लादेश की भूमिका, जैसे मैंने कहा में शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो हिस्टोरिकल है, कल्चरल रिलेशन है, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा आदि में क्या करें, दोनों देश आपस में क्या करें, कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर भी क्या दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। स्थिति है कि बॉर्डर मैनेजमेंट में दोनों मिलकर अब ज्वाइंट पोस्ट डेवलप किए हैं, भारत बांग्लादेश दोनों मिलकर क्या करें, ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है। लैंड अग्रीमेंट भी 2015 में संपन्न हुआ था, ताकि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था वो समाप्त हुआ। 6 जून 2015 को टोटल 162 इनक्लेव थे, जिसमें 111 बांग्लादेश को मिले, 51 किसको मिले, इंडिया को मिले। भूमि के टुकड़े थे, जमीन के टुकड़े थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन कुछ इंडिया में ही रह गए थे। लेकिन क्या था कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री उनकी आती कहां पर थी, पाकिस्तान में आती थी। कुछ ऐसे थे कि जो पाकिस्तान में रह गए थे, इंडिया में आती थी। बीच में 74 में यानी कि बांग्लादेश बनने के बाद एक 3 बीघा कॉरिडोर निकाला गया था, ताकि क्या दोनों के लिंक, जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं जो गांव की तरह बस गए हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए हाईवे बनाया गया था। लेकिन उससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई थी। तब ये तय हुआ कि जो भी गांव भारत के पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा में रहते हैं उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी जाए, और जो भारत की के लिए बांग्लादेश ने अपने मोगला और चट्टोगांव
यानी चटगांव जो उसके बंदरगाह से माल ढुलाई की भारत को अनुमति दी है कि वहां से आप क्या कर सकते हैं, सामान उतार और ले जा सकते हैं। ये मैं दिखा दे बेटा, चिटगांव से आपका क्या रामगढ़ जो ये बना है। ऐसे बेटा ये एक रेलवे लिंक हम लोग बना रहे हैं, ये चिटगांव से ये राइडर पूरा जा रहे हैं हम लोग। पूरा चला तक ये जोड़ेगा, ये सब जोड़ने की कनेक्टिविटी देश के बीच में दोनों के बीच में क्या बेटा, आपका रक्षा सहयोग भी है, संयुक्त अभ्यास भी दोनों मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो नेवी का मिलान अभ्यास रहा हो दोनों मिलकर किया। 2021 में जो बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भारत की 72 जो रिपब्लिक परेड थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उत्तर पूर्वी यानी कि जो आपका नॉर्थ के सबरूम शहर में पीने के पानी की आपूर्ति व्यवस्था करने बांग्लादेश के साथ, कि जो हमारा त्रिपुरा का सबरूम शहर है उसमें पीने के पानी के लिए ये व्यवस्था की गई है। आपस में संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो उसके बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनको भारत क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जमात इस्लामी, तो जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी संगठन जो भारत के अगेंस्ट आग उगलते थे, इन सबको दोस्तों क्या किया गया है, वॉइस इज ब्रेकिंग। बड़ा फीसला काम हो जाता है। अब ठीक है कि अब भी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी ब्रेकिंग हो रही क्या वॉइस? वॉइस ओके, चलिए। ये जो आपके मैंने बताया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन
सबके ऊपर बैन हुआ है। जमात इस्लामी का जो हेड था उसको तो अभी फांसी वहां पर दी गई है, मोतीउर रहमान को। 2013 में दोनों के बीच में आपका एक्स्ट्राडिशन सिस्टम भी हुआ है। संयुक्त गश्त कर रहे हैं, संयुक्त चौकी व्यवस्था बनाई गई है। एक बड़ी नहीं नहीं वीडियो का है बोले बराबर। क्या हो जाता है? अब ठीक है क्या? अब ठीक है? अब अगर रुकिएगा तो फिर बेटा शूट टू किल ये एक नीति है जिसको लेकर बांग्लादेश में काफी तनाव रहता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है। वो कहते हैं कि भाई अब वो बीएसएफ जो पॉलिसी है शूट टू किल, यानी कि कोई घुसपैठ करते हैं, जो लोग माइग्रेशन करते हैं भारत में, उनको वो क्या करते हैं, गोली मारते हैं। तो बांग्लादेश की जनता कहती है कि भाई वो मिलिटेंट्स तो है नहीं शूट टू किल, और वो क्या गोली चलाएगी तो केवल मारने के लिए। तो ये सही पॉलिसी, सही नीति नहीं है। बेटे रुक जाओ, थोड़ा इशू हो ही रहा है, अब इसको आज ही रोक देते हैं। मैं इसको कल पूरा कर दूंगा, देखता हूँ ये इशू क्या हो रहा है। वैसे समय होने वाला है क्लास का, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि वीडियो बार बार रुक रहा है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ ये इशू क्या हो रहा है। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कल श्रीलंका मालदीव को देखेंगे साथ में। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।